जय जोहार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडीज को बहुत अच्छी तरीके से मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन के कंसेप्ट के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं। तो जो जेनेटिक कोड है दोस्तों, इसे समझते आखिर ये होता क्या है दोस्तों? तो जेनेटिक कोड दोस्तों एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है या फिर रूल है। आप ये कह सकते हैं जेनेटिक कोड एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, रूल है, या फिर डीएनए के लिए एक लैंग्वेज है ना? क्या है दोस्तों? ये जेनेटिक कोड एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, रूल है, या फिर लैंग्वेज है डीएनए के लिए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? डीएनए प्रेजेंट रहेगा। तो इस डीएनए के लिए जेनेटिक कोड एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, या फिर लैंग्वेज कह सकते हैं। ये होता है जिसके जरिए दोस्तों डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और साथ में किसी टाइप के फिजिकल एक्सप्रेशन को किसी टाइप के फिजिकल एक्सप्रेशन को शो करने का काम करता है। जेनेटिक कोड क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, या फिर लैंग्वेज कह सकते हैं। ये है। ये क्या काम करता है? इसका यूज डीएनए करता है। जेनेटिक कोड का यूज डीएनए करता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। और ये कहां प्रेजेंट है? सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है डीएनए। और इस जेनेटिक कोड का यूज करके डीएनए एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोटीन बॉडी में क्या करता है? फिजिकल या फिर किसी भी तरीके की इंटरनल फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन को शो करने का काम करता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड कहा जाता है दोस्तों। अब बात आती है, ये प्रोटीन जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए से, तो किस तरीके से हो रहा होगा? तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए दोस्तों प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एक समरी में बोलूं तो ट्रांसक्रिप्शन होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन फिर बॉडी में शो होते हैं। तो डीएनए क्या है दोस्तों? ये जेनेटिक कोड एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, लैंग्वेज बोले या रूल का है, जिसका यूज करता है डीएनए और फिजिकल एक्सप्रेशन को शो करने का काम करता है। जेनेटिक कोड को किसने प्रपोज किया था? तो जेनेटिक कोड को प्रपोज किया था जॉर्ज गैमो ने, है ना? किसने प्रपोज किया था? जॉर्ज गैमो के जरिए जेनेटिक कोड की डिस्कवरी हुई थी। तो बात आती है डीएनए किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के जरिए तो शो करता है, लेकिन इसमें जेनेटिक कोड कहां से आया? तो दोस्तों हमारे बॉडी के डीएनए में दोस्तों बॉडी के डीएनए में 4 टाइप के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, जिसमें कौन कौन से बेस है? एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, और साइटोसिन है ना? ये 4 टाइप के बेस है। और हमारे ह्यूमन बॉडी में दोस्तों स्पेशली जनरल तरीके से बात करूं तो 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं? 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। ये जेनेटिक कोड क्या होता है दोस्तों? ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो है, ये जो न्यूक्लियोटाइड के बेस है, ये मिल करके एक ट्रिपलेट अल्फाबेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है दोस्तों ये जो चार अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड के जो बेस है, चार अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड के जो बेस है, जो कलेक्टिवली प्यूरिन और पायरिमाइडिन कहा जाता है, इसमें से कोई तीन टाइप के जो बेस है, कोई तीन टाइप के जो बेस है, जैसे ACG के बारे में बात करूं मैं, है ना, AUG के बारे में बात करूं मैं, है ना, अगर यूरेसिल के बारे में बात कर ले, आरएनए में प्रेजेंट रहता है यूरेसिल, अगर उसे भी अगर मैं इंक्लूड कर देता हूं तब AUG हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये AAA हो। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं दोस्तों, ये जो तीन अलग अलग बेस का जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है ये सेम भी हो, जिसमें जिसमें पहले में यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ट्रिपल एडनिन 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 बेस को रिप्रेजेंट किया गया है, न्यूक्लियोटाइड के बेस को रिप्रेजेंट किया गया, एडनिन साइटोसिन ग्वानिन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, चार अलग टाइप के बेस में से कोई तीन बेस का एक पेयर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, तीन बेस का ये पेयर बनता है। और ये जो तीन बेस का ये जो पेयर बना है, जिसमें ये पहला पेयर बना है, इसमें क्या बना है, सेकंड पेयर, और ये थर्ड पेयर बना है। ये तीन अलग अलग टाइप के जो पेयर है, ये मिल करके क्या करेंगे दोस्तों, ये पेयर के बारे में बात करूं चाहे ये या फिर ये इंडिविजुअली में बात कर रहा हूं, ये क्या करेंगे दोस्तों, हमारे बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन, तो ये क्या करता है एक्चुअल में, अमीनो एसिड की चैन बनाते हैं, अमीनो एसिड की चैन बनाते हैं, और ये अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन ही क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। जो भी चीज मैंने बताई है इसको एक बार मैं समरी में बता रहा हूं। जेनेटिक कोड मैंने क्या बोला दोस्तों, जेनेटिक कोड डीएनए के लिए क्या है, एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है। क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, डीएनए के लिए एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, या फिर डीएनए के लिए एक लैंग्वेज होती है, इंस्ट्रूमेंट कहो या फिर लैंग्वेज कहो, दोनों एक ही मतलब है। या फिर डीएनए के लिए एक रूल होता है, जिसके जरिए ये चीजों का यूज करके, जेनेटिक कोड का यूज करके डीएनए क्या करता है, अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन बनाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए, और बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो पाता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के कारण ये एक अलग तरीके का फिजिकल एक्सप्रेशन, या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में कोई भी अलग तरीके का इंफॉर्मेशन को पजेस करना हो, न्यू कैरेक्टर अपियर करवाने हो, कुछ फिजिकल चेंजेस लाना है, मेटाबॉलिक चेंजेस लाना है, या किसी भी तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है बॉडी में, तो वो किसके कारण होगा, जेनेटिक कोड के जरिए होगा। जेनेटिक कोड का आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके पीछे का रूल क्या है, यहाँ पे चार अलग टाइप के एडनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, ये चार अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड के बेस मिल करके तीन न्यूक्लियोटाइड बेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चार अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड बेस मिल करके क्या करेंगे, तीन न्यूक्लियोटाइड बेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तीन न्यूक्लियोटाइड के बेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियोटाइड के बेस का जो कॉम्बिनेशन है, ट्रिपल ए लिख देता हूं मैं, जैसे ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोडॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, कोडॉन कहते हैं, है ना। तो कोडॉन एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये एक न्यूक्लियोटाइड बेस का कॉम्बिनेशन है। और ये बेस आखिर आए कहां से, तो ये चारों के चारों जो बेस होते हैं उसमें से कोई तीन बेस रहता है, वो कंबाइन होता है और क्या बनाएगा, कोडॉन का फॉर्मेशन करता है। और बात करी जाए ह्यूमन बॉडी की, या फिर हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मैक्सिमम सभी के बारे में बात करी जाए, तो कोडॉन जो है इसका नंबर कितना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने होते हैं, 64 कोडॉन होते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने होते हैं, 64 होते हैं, जिसमें से जो 61 कोडॉन होते हैं वो वर्किंग कोडॉन होते हैं। वर्किंग का मतलब क्या होता है, वो किसी भी ना किसी टाइप के फिजिकल एक्सप्रेशन को शो करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। 61 कोडॉन क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं।
और यहीं पे जो 3 कोडॉन होते हैं, कितने कोडॉन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 3 कोडॉन जो होते हैं, ये किसी भी तरीके का प्रोटीन का फॉर्मेशन मतलब कि फिजिकल एक्सप्रेशन को शो नहीं करते हैं। किसी भी तरीके का अगर ये फिजिकल एक्सप्रेशन को शो नहीं करते हैं, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टॉप कोडॉन। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है आपको जेनेटिक कोड समझ में आया होगा। इसको हम और इलेबरेट करके और डिटेल में हम बना अच्छे से बताने का फिर से प्रयास करते हैं। ठीक, ये क्या है, इसके पीछे का रूल क्या है, कहानी क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये जो जेनेटिक कोड है, इससे क्या फॉर्म होता है, कोडॉन का फॉर्मेशन होता है। और कोडॉन को मैं साफ शब्दों में बोलूं तो क्या है दोस्तों, ये किसी भी 3 बेस का कॉम्बिनेशन है। कौन से बेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियोटाइड बेस के बारे में बात कर रहा हूं। ये हो सकता है ट्रिपल ए हो सकता है कि ट्रिपल सी हो सकता है सी जी ए हो, है ना। इस तरीके के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। अब ये जो कोडॉन जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है ना, यूनिवर्सल होता है। अब ये यूनिवर्सल का मतलब क्या है दोस्तों, तो कोडॉन यूनिवर्सल है, इसका मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, जैसे कि आपके संदीप सर के बॉडी में एक कोडॉन है जिसे हम कहते हैं AUG। क्या कहेंगे दोस्तों, AUG। अब ये जो AUG कोडॉन है, ये मेरी बॉडी में मिथियोनिन का फॉर्मेशन कर रहा है ना। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, मिथियोनिन। और ये मिथियोनिन क्या है, तो ये एक तरीके का अमीनो एसिड है। क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का अमीनो एसिड। मेरी बॉडी में ये मिथियोनिन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिमिलरली बैक्टीरियल सेल के बारे में भी अगर मैं बात करूंगा, किसके बारे में बोल रहा हूं मैं, बैक्टीरियल सेल के बारे में बोल रहा हूं। इसके अलावा किसी भी मैमल के बारे में बात करूं, है ना, या फिर अगर मैं बात करूं नॉन कॉर्डेट के बारे में भी बात करूं, सारे के सारे कॉर्डेट के भी बारे में बात करूं, है ना, जितने भी प्लांट एनिमल के बारे में बात करूं, तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में ये जो AUG टाइप का कोडॉन है, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मिथियोनिन का फॉर्मेशन करेगा सर। किसका फॉर्मेशन करेगा, मिथियोनिन का ही फॉर्मेशन करेगा। मेरे बॉडी में भी मिथियोनिन का फॉर्मेशन करेगा AUG कोडॉन, है ना। बैक्टीरियल सेल में भी ये मिथियोनिन का ही फॉर्मेशन करेगा। जितने भी कॉर्डेट्स होते, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा ना 11th में कॉर्डेट्स के बारे में, जितने भी कॉर्डेटा होता है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में ये जो AUG कोडॉन है, ये मिथियोनिन का ही फॉर्मेशन करेगा। मिथियोनिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MET से रिप्रेजेंट करा जाता है ना, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में MET से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करी जाए कि ये जो कोडॉन है, ये जो कोड होते हैं जेनेटिक कोड, ये किस डायरेक्शन में रीड किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये जो जेनेटिक कोड है, ये ऑलवेज किस डायरेक्शन में रीड किए जाएंगे, 5' to 3' डायरेक्शन में रीड किए जाएंगे, है ना। अब हर एक जो कोड होता है दोस्तों, हर एक जो कोडॉन होता है ना, कोडॉन के बारे में जैसे हम समझ रहे हैं अभी, हर एक जो कोडॉन होता है उसका क्या होगा दोस्तों, एक एंटी कोडॉन होगा, है ना। हर एक कोडॉन जो होगा उसका क्या होगा, हर एक कोडॉन का, हर एक जो कोडॉन होता है दोस्तों, हर एक जो कोडॉन होता है, इसका क्या होता है, एक एंटी कोडॉन होता है ना। अब एंटी कोडॉन क्या है, जैसे अगर मान के चले मिथियोनिन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे AUG हम कह रहे हैं, तो इसका एंटी कोडॉन होगा। एंटी कोडॉन का मतलब क्या है दोस्तों, tRNA में जो कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा, tRNA में जो कोड प्रेजेंट रहेगा, ये कोडॉन के लिए, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे एंटी कोडॉन, है ना। एंटी कोडॉन के पास क्या प्रेजेंट रहेगा, ये कोडॉन के लिए
एक कोड स्पेसिफिक प्रेजेंट रहेगा जिसे हम कहते हैं दोस्तों एंटीकोडॉन। जैसे इसके बारे में हम बात करें तो कौन सा एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहेगा टी आरएनए में, तो यहां पे प्रेजेंट रहेगा यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, है ना। यूएसी इस तरीके से एंटीकोडॉन इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब यहां पे ये जो आप देख रहे हैं टेबल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोडॉन कितने होते हैं, 64 होते हैं। ये सभी के सभी जो 64 कोडॉन है उसके बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिखा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो चार, मतलब कि डीएनए और आरएनए में जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए में जो 4 टाइप का न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है, आरएनए में यूरेसिल जो प्रेजेंट रहता है, उसको अगर हम मिला करके बात करें तो कितने टाइप के कोडॉन का फॉर्मेशन हो सकता है, ये लिखा हुआ है ना। और ये बताया जा रहा है कि अगर इस टाइप का कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि ट्रिपल यू प्रेजेंट रहेगा, तो ये ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करें, प्लांट के बॉडी के बारे में बात करें, सभी के सभी बॉडी में अगर ये ट्रिपल यू प्रेजेंट है तो ये किस टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्म करता है दोस्तों फिनाइल एलेनाइन, है ना। किसका फॉर्मेशन करता है ये, फिनाइल एलेनाइन का फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है दोस्तों, ये जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, है ना। आगे बात करी जाए इसी में तो क्या बोला जाएगा, जेनेटिक कोडॉन क्या होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है दोस्तों, स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो कोडॉन है जो हम ट्रिपल यू लिख रहे हैं, जो ट्रिपल यू हम लिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिनाइल एलेनाइन का ही फॉर्मेशन करेगा, चाहे मेरे बॉडी में, चाहे आप स्टूडेंट के बॉडी में, चाहे बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल के बारे में बात करूं, कॉर्डेट या फिर नॉन कॉर्डेट के बारे में बात करूं, ये फिनाइल एलेनाइन के अलावा वैलिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, या अर्जिनाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, किसी भी टाइप के दूसरे अमीनो एसिड का ये फॉर्मेशन नहीं करता है। तो एक कोडॉन सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, एक टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा कौन, एक कोडॉन। किसका फॉर्मेशन करेगा, एक यूनिक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि ये जो 64 कॉम्बिनेशन आप देखेंगे इसमें एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं बच्चों, एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं जो सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करे, है ना। एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं दोस्तों जो क्या करे, ये क्या करे, सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करे, है ना। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, अरे रुको बता रहे हैं। जैसे कि दोस्तों इसका मतलब सिर्फ ये है, एक से ज्यादा कोडॉन सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे जी यू, सॉरी, अगर आप देखेंगे जी सी यू, ये क्या कर रहा है, एलेनाइन का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली जी सी सी ये भी क्या करेगा, एलेनाइन का फॉर्मेशन करता है ना। सिमिलरली आप देखेंगे जी सी ए, ये भी क्या कर रहा है, तो एलेनाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या कहा, मैंने ये कहा कि कोडॉन स्पेसिफिक है, ये वाला कोडॉन एलेनाइन का ही फॉर्मेशन करेगा, सेरिन का, ग्लाइसिन का, है ना, या फिर किसी और टाइप के, अर्जिनाइन के बारे में बात करें तो अर्जिनाइन टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जीयूसी एलेनाइन का ही फॉर्मेशन करेगा, अर्जिनाइन या फिर सेरिन ये सब चीजों का फॉर्मेशन नहीं करेगा, अलग टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा।
एक कोडॉन एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ये मैंने आपको कहा। लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूं एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं जो सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करे, जैसे आप एलेनाइन देख रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, एक से ज्यादा टाइप के कोडॉन हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के कोडॉन हो सकते हैं जो सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में, दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है भाई, दोनों को मिक्स मत कर देना। समझ में आई बात, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों, जो GUU है ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये वैलिन का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली GUC ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये वैलिन का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली GUA ये भी किसका फॉर्मेशन करता है, तो वैलिन का फॉर्मेशन करता है। तो आप ये देख पा रहे हैं एक से ज्यादा टाइप के कोडॉन एक टाइप के ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, मैंने बोला जो GUU है ये जो वैलिन का फॉर्मेशन कर रहा है ये वैलिन का ही फॉर्मेशन करेगा, ये एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन, एस्पार्टेट या किसी भी तरीके का अदर टाइप के किसी भी टाइप के दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है जिससे मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, अक्सर जो यूज होती है, UCU किसका फॉर्मेशन करता है, सेरीन का फॉर्मेशन करता है ना। UAC किसका फॉर्मेशन करता है, टायरोसिन का फॉर्मेशन करता है सर, है ना। अब जो AUU है ना, ये किसका फॉर्मेशन करेगा सर, ये किसका फॉर्मेशन करेगा सर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं GUC एलेनाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली GAU किसका फॉर्मेशन करता है, एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करता है। GAC किसका फॉर्मेशन करता है, एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। ट्रिपल A किसका फॉर्मेशन करेगा, लाइसिन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि एडेनाइन 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 ये किसका फॉर्मेशन करता है, लाइसिन का फॉर्मेशन करता है। AAG ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, लाइसिन का फॉर्मेशन कर रहा है ना। अब क्या है, AGG ये किसका फॉर्मेशन करता है, अर्जिनाइन का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली CGC ये किसका फॉर्मेशन करता है, अर्जिनाइन का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें मैंने पॉइंट आउट करी है एटलीस्ट इतने से एग्जाम्पल को आप याद करके रखिए ताकि आपके माइंड में ये चीज बैठा रहे। और एक और चीज, AUG किसका फॉर्मेशन करता है दोस्तों, मिथियोनिन का फॉर्मेशन करता है। बस इतनी ही चीज जो है वो आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको बताया था जो 61 जो कोडॉन होते हैं ये वर्किंग करते हैं। वर्किंग का मतलब है किसी ना किसी टाइप के अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वर्किंग कोडॉन कह रहे हैं। इसमें जो 3 कोडॉन होते हैं ये किसी भी टाइप के फिजिकल एक्सप्रेशन को शो नहीं करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। अब वो 3 स्टॉप कोडॉन आखिर कौन कौन से है सर, जो आपने बोला है कि ये है स्टॉप कोडॉन। तो सबसे पहला स्टॉप कोडॉन क्या है दोस्तों, UAA है ना, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन, पहला नंबर का स्टॉप कोडॉन। दूसरा स्टॉप कोडॉन कौन सा है दोस्तों, UAG, ये क्या है, सेकंड स्टॉप कोडॉन है। और थर्ड और आखिरी स्टॉप कोडॉन कौन सा है दोस्तों, UGA है ना, ये क्या है, थर्ड और आखिरी स्टॉप कोडॉन है जो किसी भी टाइप का फिजिकल एक्सप्रेशन या प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ये क्या करता है दोस्तों, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है ना, आरएनए पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, स्टॉप करने का काम करता है। इसे ही हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या करता है ये दोस्तों, ये आरएनए पॉलीमरेज की रिएक्शन को, जिससे वो एक लॉन्ग आरएनए या फिर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस के जरिए उसमें प्रेजेंट रहता है कोडॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो 3 कोडॉन है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टॉप कोडॉन कहते हैं। तो 3 कितने कितने स्टॉप कोडॉन है दोस्तों, आप कहेंगे सर 3 स्टॉप कोडॉन है और रिमेनिंग 61 वर्किंग कोडॉन है। आई बात समझ में, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी।
अब जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, AUG क्या है, किसका फॉर्मेशन करता है दोस्तों, ये मिथियोनीन का फॉर्मेशन करता है। ट्रिपल यू क्या करता है, फिनाइल एलेनिन का फॉर्मेशन करता है। दोनों के दोनों जो कोडॉन है वो क्या है, यूनिवर्सल है। दोनों के दोनों कोडॉन क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल है ना। अब ये यूनिवर्सल, इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल का मतलब सिर्फ ये है कि भाई ये जो AUG कोडॉन है वो मिथियोनिन का ही फॉर्मेशन करेगा, और AUG कोडॉन जो है ये फिनाइल एलेनिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस तरीके को ही, इस कोडॉन के इस रूल को ही हम क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर हो रहा है। साथ में ये जो कोडॉन है ये मेरे बॉडी में भी प्रेजेंट है, मेरे बॉडी में भी प्रेजेंट, और ये मिथियोनिन और फिनाइल एलेनाइन का फॉर्मेशन करेंगे रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली आपके बॉडी में भी ये सेम ही काम करेंगे। वर्टिब्रेट के बारे में बात करूं तो ये वर्टिब्रेट की बॉडी में भी ये कोडॉन सेम वर्क करेंगे, बैक्टीरियल सेल में भी सेम वर्क करेंगे। नॉन वर्टिब्रेट के बारे में बात करूं, किसके बारे में बोल रहा हूं मैं, नॉन वर्टिब्रेट के बारे में बोल रहा हूं, तो उसमें भी ये जो कोडॉन है ये सेम वर्क करेंगे, है ना। वर्टिब्रेट के बारे में बात करूं, इसमें भी ये जो कोडॉन है ये मिथियोनिन और फिनाइल एलेनाइन का ही फॉर्मेशन करेंगे। और अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल सेल के बारे में या फिर प्लांट की सेल के बारे में बात करूं, तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में ये जो कोडॉन है ये रेस्पेक्टिवली मिथियोनिन और फिनाइल एलेनिन का ही फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है। कोडॉन कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 64 होते हैं, जिसमें 61 क्या बताया आपको मैंने, वर्किंग है। रिमेनिंग जो 3 कोडॉन है उसे क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। ये स्टॉप कोडॉन आखिर होता क्या है, तो मैंने आपको बताया स्टॉप कोडॉन क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के प्रोसेस में स्टॉप लगाता है ना, स्टॉप लगाने का काम करता है। ये कब करता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसमें ये आरएनए पॉलीमरेज की वर्किंग में स्टॉप लगाने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं जो सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हो, है ना। तो एक से ज्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसको हमने क्या रिप्रेजेंट करा है, ट्रिपल ए बोला है। और ट्रिपल ए का मतलब क्या, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, एडेनिन एडेनिन और ग्वानिन, ये पहला कोडॉन और ये दूसरा कोडॉन मिल करके या फिर सेपरेटली लाइसिन का फॉर्मेशन कर सकता है। पहले वाला जो कोडॉन है एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ये क्या कर सकता है, लाइसिन का इंडिपेंडेंटली फॉर्मेशन कर लेगा। सेकंड वाला एडेनिन एडेनिन और ग्वानिन जो है ये भी इंडिपेंडेंटली लाइसिन का फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि भाई ये mRNA का कोई सीक्वेंस है ना, इसमें क्या प्रेजेंट है दोस्तों, एक कोडॉन प्रेजेंट है। कोडॉन कौन सा है दोस्तों, AUG है। AUG क्या कर रहा है, मिथियोनिन का फॉर्मेशन कर रहा है। और ट्रिपल यू क्या कर रहा है दोस्तों, ये फिनाइल एलेनिन का फॉर्मेशन कर रहा है ना। और सिमिलरली ट्रिपल ए भी क्या कर रहा है, ये ट्रिपल ए क्या कर रहा है, मिथियोनिन का फॉर्मेशन कर रहा है। एक से ज्यादा कोडॉन सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए टीआरएनए के पास अलग से कोडॉन का सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण वो क्या करता है दोस्तों, ट्रांसलेशन की प्रोसेस करता है। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको क्लियरली सारी की सारी चीजें क्लियरिटी के साथ अच्छे से समझ में आए। तो हम क्या कह रहे थे दोस्तों, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि यहां पे जो आप देख पा रहे हैं mRNA जो है उसमें जो सीक्वेंस क्या है 5 to 3' की ओर, AUG ये क्या है, कोडॉन नंबर 1 है। ये क्या है, कोडॉन नंबर 2 है, ट्रिपल यू कोडॉन नंबर 2।
और ये क्या है, कोडॉन नंबर 3 है। एयूजी किसका फॉर्मेशन करेगा, एयूजी मिथ्योनिन का फॉर्मेशन करेगा। ट्रिपल यू किसका फॉर्मेशन करेगा, तो फिनाइल एलेनिन का। और ट्रिपल ए किसका फॉर्मेशन करेगा, तो ये भी मिथ्योनिन का फॉर्मेशन करता है। तो अब बात आती है सर, ये वाला जो है, ये 5' to 3' अगर मेरे पास सीक्वेंस है, किस चीज का सीक्वेंस है, आरएनए का अगर सीक्वेंस है, और इससे क्या होना है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होना है सर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, इसका मेथड क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है एक कोडॉन, जिसे हम कह रहे हैं एयूजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, एयूजी कह रहे हैं। अब ये जो कोडॉन है ना दोस्तों, इस कोडॉन के लिए एक अलग से एंटी कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, किसके पास, टीआरएनए के पास प्रेजेंट रहेगा। और टीआरएनए के पास बात करी जाए, कौन सा कोडॉन प्रेजेंट रहेगा इसके लिए, तो आप कहेंगे सर यू, ए और सी। क्या चीज दोस्तों, यू, ए और सी, यहां पे कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, यू, ए और सी यहां पे कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, किसके पास दोस्तों, टीआरएनए के पास। तो टीआरएनए के पास जैसे यूएसी कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, ये आ करके क्या करेगा दोस्तों, इससे बाइंड कर लेगा। सिमिलरली आप देख रहे हैं, क्या है, फिनाइल एलेनाइन एक कोडॉन यहां पे प्रेजेंट है। इसके लिए दोस्तों टीआरएनए के पास एक अलग से एंटी कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, और वो एंटी कोडॉन कौन सा प्रेजेंट रहेगा, ए और ए, एडिनाइन एडिनाइन एडिनाइन, ये एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहेगा, टीआरएनए के पास प्रेजेंट रहेगा। और टीआरएनए कहां प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है ना, और साइटोप्लाज्म में भी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो होता क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे जो कोडॉन है, उसके एंटीकोडॉन किसके पास प्रेजेंट रहेंगे, टीआरएनए के पास प्रेजेंट रहेंगे। एंटीकोडॉन क्योंकि टीआरएनए के पास प्रेजेंट है, तो वो सीधे सीधे क्या कर लेता है, 5' to 3' जो एंड रहती है आरएनए मॉलिक्यूल की, उससे जाकर के ये बाइंड करता है। मैंने क्या कहा, 5' to 3' जो आरएनए की क्या प्रेजेंट रहती है दोस्तों, आरएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, या फिर ये जो स्ट्रैंड प्रेजेंट रहती है, इससे ये इमीडिएटली क्या कर लेता है, टीआरएनए बाइंड कर लेता है। और बाइंड करने के बाद दोस्तों ट्रांसलेशन की प्रोसेस करवाता है। ट्रांसलेशन कहाँ होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन आप बोलेंगे सर ये तो न्यूक्लिक एसिड में होता है। सर ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड में हो रहा है। वहीं पे जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है सर, तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर एमआरएनए का पहले स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, टीआरएनए एक स्मॉल फ्रेगमेंट में एंटीकोडॉन के फॉर्म में एयूजी या फिर यूयू ये जो कोडॉन जो है, इससे आकर के रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, किसके जरिए, रिसेप्टर मॉलिक्यूल के तरीके से आकर के बाइंड करने का काम करते हैं। और जैसे जैसे ये बाइंड करते जाते हैं, एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होते जाता है सर। इस तरीके से कोडॉन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है डीएनए के लिए, ताकि वो फिजिकल एक्सप्रेशन को अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन, ये मतलब कि प्रोटीन फॉर्मेशन के जरिए किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर पाता है। आई बात समझ में, तो उम्मीद है आपको इतनी सी चीज समझ में आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आई है दोस्तों, तो तत्काल ही मुझे रिप्लाई करिए कि यस सर मुझे समझ में आ गया है।
क्या आपको चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो तत्काल ही मुझे रिप्लाई करिए कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर मान के चलिए कुछ भी डाउट हो रहा हो, है ना, छोटा सा भी अगर डाउट हो रहा हो तो मुझे रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण कर सकूं जल्द से जल्द। तो इसका मतलब है आपको चीजें समझ में आ रही है। तो हमने अभी पढ़ा दोस्तों जेनेटिक कोड के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लैक ओपेरॉन के कंसेप्ट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? हम लैक ओपेरॉन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। लैक ओपेरॉन की जो कंसेप्ट है इसको किसने बताया था? तो लैक ओपेरॉन के कंसेप्ट को सबसे पहले हम बताया था फ्रैंकोइस जैकोब और मोनार्ड ने, है ना। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि जैकब और मोनार्ड ने। साथियों, लैक ओपेरॉन सिर्फ क्या कहता है? लैक ओपेरॉन एक्सप्लेन करता है कि जो बैक्टीरियल सेल है या फिर ये जो कोई प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूं मैं, स्पेशली बैक्टीरियल सेल या फिर ई कोलाई के सेल के बारे में बात करूं, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा हूं? ई कोलाई के सेल के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है कि ये जो ई कोलाई की जो सेल है ये शुगर का या फिर सुक्रोज का यूटिलाइजेशन कैसे करती है ना। क्या एक्सप्लेन करता है ये? सुक्रोज का यूटिलाइजेशन बैक्टीरियल सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल किस तरीके से करती है, किस पाथवे से करती है, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं कहूंगा सर ये जो लैक ओपेरॉन का जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन करता है ई कोलाई सेल के बारे में या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल के बारे में कि वो किसी भी शुगर सॉल्यूशन का यूटिलाइज किस तरीके से करती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है ना। क्या करती है दोस्तों? ये शुगर सॉल्यूशन को किस तरीके से यूटिलाइज करती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट है ना, इसे ही क्या बोला गया? लैक ओपेरॉन। किसने प्रपोज किया था? तो जैकब और मोनार्ड ने प्रपोज किया था। इतनी सी चीज याद रखिए, क्योंकि अक्सर ये साइंटिस्ट का नाम किसी ना किसी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो लैक ओपेरॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जैकब और मोनार्ड ने करी थी। ये कंसेप्ट बताता क्या है? तो ये बताता है सर स्पेशली जो ई कोलाई की जो सेल होती है वो अगर मान के चलिए उसे शुगर या फिर सुक्रोज के सॉल्यूशन में रखा जाए तो वो किस तरीके से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इस सुक्रोज के सॉल्यूशन को यूटिलाइज करती है ना। इस कंसेप्ट को ही क्या बोला गया? लैक ओपेरॉन। और इसने क्या बताया था? इसने सिर्फ ये बताया था कि जो ई कोलाई के सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है उसे जब मैं सुक्रोज के सॉल्यूशन में रखूंगा तो वो किस तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करके उस सुक्रोज को यूटिलाइज करेगा, है ना, सुक्रोज को यूटिलाइज करेगा, है ना। ये सारी चीजें उसने बताई थी। इस कंसेप्ट को ही क्या कहा जाता है? लैक ओपेरॉन कहा जाता है दोस्तों। अब बात आती है सर ये जो लैक ओपेरॉन है ना, ये जो जीन है ये आखिर प्रेजेंट कहाँ रहता है? तो ई कोलाई के सेल में प्रेजेंट रहता है ना। ई कोलाई के सेल में प्रेजेंट रहता है लैक ओपेरॉन का ये जो जीन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर तो बताइए सर। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट रहते हैं? 3 जीन प्रेजेंट रहते हैं। कितने जीन प्रेजेंट रहते हैं? 3 जीन प्रेजेंट रहते हैं।
और वो जीन कौन से होते हैं दोस्तों जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जो मेन जीन है उसे हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या कह रहे हैं दोस्तों? स्ट्रक्चरल जीन कहा जा रहा है। और स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से है? स्ट्रक्चरल जीन जो है वो पहला है लैक जेड, उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या है दोस्तों? वो है लैक वाई। तीसरा स्ट्रक्चरल जीन क्या है? लैक ए, है ना, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये तीन जीन है। कितने जीन है? ये तीन अलग स्ट्रक्चरल जीन है। अब ये जो लैक जेड जीन है, लैक वाई जीन है और लैक ए जीन है, इसका फंक्शन क्या है? तो जो लैक जेड जीन है दोस्तों, ये एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। किस एंजाइम का फॉर्मेशन करता है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है ये क्या करता है दोस्तों? ये सुक्रोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करता है दोस्तों? कन्वर्ट करने का काम करता है ना। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये किसका फंक्शन है? लैक जेड का फंक्शन है। फिर बात आती है दोस्तों लैक वाई का, तो फंक्शन बताइए दोस्तों, लैक वाई का तो फंक्शन बताइए सर। तो लैक वाई क्या करता है दोस्तों? एक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है जिसका नाम क्या है? परमिएज। क्या है दोस्तों? परमिएज। अब ये क्या है भाई? ये क्या एंजाइम है? क्या किस तरीके से वर्क करता है? लेट से ये मैंने बता दिया, ये बना दिया एक तरीके का कोई भी बैक्टीरियल सेल बना दिया, इकोलाई की सेल बना देता हूं मैं। इकोलाई की सेल मान लिए। कौन सी सेल है सर? ये इकोलाई की सेल है। और इसको मैंने कहां पे रख दिया है सर? इसको मैंने रख दिया है एक शुगर सॉल्यूशन में। किसमें फीड करके रख दिया है? अंदर में शुगर सॉल्यूशन में डिप करके, डाल करके इसे रख दिया है। तो परमिएज एंजाइम क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है दोस्तों? परमिएज एंजाइम ई कोलाई की जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, इसको इसमें क्या करता है दोस्तों? पोरस इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, पोर्स क्रिएट करता है, या फिर इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाता है जिसके कारण ये जो ई कोलाई की जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अपनी सेल के अंदर रिसीव कर सके, है ना। कुल मिलाकर के सुक्रोज के सॉल्यूशन को ये जो मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर होल्ड कर सके और इनवार्ड ट्रांसफर कर सके। ये काम किसका है? परमिएज का है। परमिएज का फॉर्मेशन कौन सा जीन कर रहा है? लैक वाई जीन कर रहा है। अब बात आती है लैक ए जीन का क्या फंक्शन है सर? आप ये तो बताइए लैक ए जीन का फंक्शन क्या है? तो लैक ए जीन क्या करता है दोस्तों? एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जिसे क्या कहते हैं? ट्रांस एसिटाइलेज कहते हैं सर। क्या कहते हैं? ट्रांस एसिटाइलेज कहते हैं। अब ये ट्रांस एसिटाइलेज का मेन फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन ये है कि जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, किसका मेटाबॉलिज्म होता है सर? सुक्रोज का मेटाबॉलिज्म होता है, तो बहुत सारा वेस्ट और पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है ना। क्या होता है दोस्तों? जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, चाहे मेरे बॉडी में हो, आपके बॉडी में, किसी भी कॉर्डेट के बॉडी में हो, इकोलाई के सेल के बॉडी, इकोलाई के स्ट्रक्चर में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स का रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है सर? मेटाबॉलिक टॉक्सिन का रिलीज होता है। किसका रिलीज होता है? मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स का रिलीज होता है। अब ये जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स है सर, ये जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जो है सर, ये अगर एक्यूमुलेट होते रहे तो उसके कारण क्या होगा? ई कोलाई की सेल में फर्दर सुक्रोज का कन्वर्जन ग्लूकोज गैलेक्टोज में होना बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम स्टॉप हो जाएगी।
तो ये जो टॉक्सिन्स है इसको डिग्रेड करने का काम कौन करता है? ट्रांस एसिटाइलेस एंजाइम करता है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लैक ए जीन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लैक ए जीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? स्ट्रक्चरल जीन के 3 पार्ट बताए और मैंने आपको ये समझाया है कि भाई आखिर ये जो 3 जो जीन है इसका आखिर फंक्शन क्या है ना? इसका आखिर फंक्शन क्या है, ये चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक, अब इसके अलावा क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों? एक जीन प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? आई जीन कहते हैं। आई जीन क्या होता है? आई जीन रेगुलेटर का काम करता है। क्या काम करता है? रेगुलेटर का काम करता है। रेगुलेटर का मतलब क्या है? ये डिसाइड करता है कि कब मुझे वर्क करना है इकोलाई की सेल में और शुगर का यूटिलाइज करना है। कौन डिसाइड कर रहा है? आई जीन डिसाइड कर रहा है। इसके अलावा एक रीजन रहता है जिसे पी से डिनोट करते हैं, इसे क्या बोला जाता है? प्रमोटर रीजन कहते हैं। ये प्रमोटर रीजन आखिर काम क्या करता है? तो प्रमोटर रीजन सर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है और ट्रांसलेशन का काम करता है ना? उसके बाद क्या बोला सर मैंने? प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन क्या होता है? प्रमोटर रीजन आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है। प्रमोटर रीजन क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है सर, और ये क्या करता है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। आई बात समझ में? तो इसी चीज को मैंने यहां पे लिख करके एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। समरी में एक बार बता देते हैं जो चीज यहां पे लिखी हुई है। सबसे पहला कौन सा जीन है? आई जीन है। उसके बाद क्या है दोस्तों? 3 रेगुलेटर जीन है, जेड वाई ए। जेड जीन क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइड का फॉर्मेशन करता है। वाई जीन क्या करता है? परमिएस का फॉर्मेशन करता है। ए जीन क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करता है सर। उसके बाद क्या प्रेजेंट रहता है? ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट रहता है सर। उसके बाद क्या प्रेजेंट रहता है? प्रमोटर रीजन प्रेजेंट रहता है सर। प्रमोटर रीजन का क्या फंक्शन है? प्रमोटर रीजन सर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है और क्या आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है ना? उसी चीज को मैंने इस फिगर के माध्यम से बताया है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि सर अभी तक जो मैंने आपको चीजें समझाई है वो हमें समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आ रहा है तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, है ना? चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए ताकि मैं समझ सकूं कि चीजें आप समझ पा रहे हैं। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो तत्काल ही मुझे रिप्लाई करिए, यस सर। ठीक, तो चीजें आपको समझ में आ रही है तो हम आगे की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या चीज का है दोस्तों? ये स्ट्रक्चर है लैक ओपेरॉन के डीएनए के उसके अलग अलग जीन की लोकेशन का, जिसमें ये क्या है दोस्तों? जेड जीन है, ये वाई जीन है, ये ए जीन है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर चुका है। उसके बाद क्या है दोस्तों? ये पी जीन है दोस्तों, प्रमोटर जीन है। ये क्या करता है सर? ये पी और ये पी प्रमोटर रीजन है सर। ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है।
ये पी और ये पी क्या करता है सर, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करने का काम करता है। और आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करके क्या करता है सर, तो बाइंड करके दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करके ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों, यहां पे प्रेजेंट रहता है, ये आप जो सीक्वेंस देख पा रहे हैं यहां पे प्रेजेंट रहता है एक रीजन जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर रीजन। क्या रीजन बोला जाता है दोस्तों, ऑपरेटर रीजन कहा जाता है। अब ये ऑपरेटर रीजन क्या काम करता है दोस्तों, ऑपरेटर रीजन क्या है, ऑपरेटर अ रीजन where the lag repressor bind to prevent translation, है ना। ऑपरेटर रीजन में क्या होता है दोस्तों, लैग रिप्रेसर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। क्या बाइंड होता है दोस्तों, ऑपरेटर जो रीजन है यहां पे क्या बाइंड होता है, लैग रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाता है, लैग रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाता है। लेकिन बात आती है कि लैग रिप्रेसर प्रोटीन आखिर बाइंड कब होता है, तो ये तब बाइंड होता है जब ई कोलाई की जो सेल है उसको मैं एक ऐसे सॉल्यूशन में रख रहा हूं जिसमें शुगर या फिर जो सुक्रोस है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है ना। ये कब वर्क करता है दोस्तों, ये तब वर्क करता है जब ई कोलाई या फिर बैक्टीरियल सेल को मैं एक ऐसे सुक्रोज सॉल्यूशन में लगता हूं जिसमें सुक्रोज का अमाउंट बहुत कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में सिर्फ ये होगा कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर साइट में आकर के अटैच हो जाता है। कहां पे आकर के अटैच हो जाता है, ऑपरेटर साइट में आकर के अटैच हो जाता है। अब जैसे ही ऑपरेटर साइट में आकर के अटैच होता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है दोस्तों, आरएनए पॉलीमरेज जो है दोस्तों उसकी जो एक्टिविटी है ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और स्टॉप होने के कारण दोस्तों ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। और ये जो इकोलाई की सेल है फिर वो फर्दर सुक्रोज के सॉल्यूशन को यूटिलाइज नहीं करती है। अब बात आती है सर कि ये इस तरीके से वर्किंग क्यों हो रही है कि भाई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ऑपरेटर साइट में लैग रिप्रेसर आकर के अटैच हो जा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जब इकोलाई के सेल को कम शुगर वाले सॉल्यूशन में रखा जाता है, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सुक्रोज का अमाउंट बहुत कम है, अगर उस कंडीशन में ई कोलाई की जो सेल की जो कॉलोनीज है, जो भी ई कोलाई के सेल्स है वो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा था सर, उस कंडीशन में सिर्फ ये होगा कि मेटाबॉलिक लॉस होगा। क्या होगा सर, उस कंडीशन में मेटाबॉलिक लॉस होने लगेगा। तो मेटाबॉलिक लॉस से प्रिवेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, मेटाबॉलिक लॉस से प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों लैग रिप्रेसर आकर के ऑपरेटर रीजन में अटैच हो जाता है। और ऑपरेटर रीजन में अटैच होने के कारण क्या होता है, ऑपरेटर रीजन में अटैच होने के कारण, लैग रिप्रेसर के ऑपरेटर रीजन में अटैच होने के कारण आरएनए पॉलीमरेज वर्किंग नहीं कर पाता है, उसकी फंक्शन इनहिबिट हो जाती है। क्या हो जाती है, आरएनए पॉलीमरेज की जो फंक्शन है वो क्या हो जाती है सर, इनहिबिट हो जाती है ना। तो इस तरीके से ई कोलाई की सेल मेटाबॉलिक लॉस होने से खुद की सेल को प्रिवेंट कर पाता है ना।
तो भाई मेटाबॉलिक लॉस से प्रिवेंट करने के लिए ये फिनोमिना किसमें अप्लाई किया जाता है, किसमें ये वर्क होता है, ई कोलाई की सेल में होता है। अब ये पहला कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ई कोलाई के सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा था, ऐसे सॉल्यूशन में रखा था सर जिसमें क्या चीज की कमी है दोस्तों, क्या चीज की कमी है, उसमें कमी है सर सुक्रोज के सॉल्यूशन की। तो उसमें क्या होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, लैक रिप्रेसर सर ऑपरेटर रीजन से आकर के अटैच हो जाता है, जिसके कारण से आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है और मेटाबॉलिक लॉस से ई कोलाई की सेल खुद को प्रिवेंट कर लेता है। अब दूसरा कंडीशन मैंने बताया, दूसरा कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन आपके लिए ये है कि भाई ई कोलाई के जो सेल है, मैं लिख देता हूं, ई कोलाई के जो सेल है इसको हमने कहां पे प्लेस किया है, शुगर रिच सॉल्यूशन में प्लेस किया है, ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसमें लैक्टोज का जो अमाउंट है या सुक्रोज का जो अमाउंट है, सुक्रोज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इनफ अमाउंट में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, क्या उस समय ऑपरेटर रीजन से लैक रिप्रेसर आकर के अटैच होगा या नहीं, तो समझने का प्रयास करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है सर, जब मान के चलिए जब लैक्टोज का जो अमाउंट है किसी भी सॉल्यूशन जिसमें ई कोलाई के जो सेल है उसमें रखा गया है, तो लैक्टोज क्या हो जाता है दोस्तों, एल लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, एल लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है लैक्टोज एल लैक्टोज में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि सर ये जो लैक सप्रेसर है ना, ये जो लैक रिप्रेसर है, लैक रिप्रेसर से आकर के कौन अटैच हो जाता है, एल लैक्टोज आकर के अटैच हो जाता है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, जब लैक्टोज रिच सॉल्यूशन में ई कोलाई के सेल को प्लेस किया गया है, लैक्टोज रिच सॉल्यूशन में ई कोलाई के सेल को जब प्लेस किया गया है, तो लैक्टोज सबसे पहले एल लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और एलो लैक्टोज क्या करता है दोस्तों, लैक रिप्रेसर से आकर के अटैच हो जाता है। लैक रिप्रेसर से आकर के जैसे ही अटैच होता है, लैक रिप्रेसर से आकर के जैसे ही अटैच होता है, तो उस कंडीशन में ये जो रिप्रेसर है उसके स्ट्रक्चर में एक चेंज आ जाता है और चेंज आने से दोस्तों ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाता है। कौन बाइंड नहीं कर पा रहा है, लैक रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पा रहा है। किस रीजन से, ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज पी वाला जो रीजन है, आई जो रीजन है, वहां पे आकर के अटैच हो जाता है और उसके बाद जो सुक्रोज है दोस्तों, या फिर जो सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है, लैक्टोज का सॉल्यूशन है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और इस पद्धति के जरिए ई कोलाई की जो सेल है, लैक ओपेरॉन जीन के प्रेजेंस के कारण, इसकी एक्टिविटी के कारण सर, इसकी एक्टिविटी के कारण सुक्रोज सॉल्यूशन का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाता है। तो सेकंड कंडीशन में किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाई ई कोलाई के सेल, तो आप कहेंगे सर शुगर इनरिच सॉल्यूशन में जब ई कोलाई के सेल को हमने प्लेस किया तो क्या हुआ सर, लैक्टोज एल लैक्टोज में कन्वर्ट हो गया, एल लैक्टोज एलो लैक्टोज किससे अटैच हो गया, लैक रिप्रेसर से आकर के अटैच हो गया। और मान के चलो जैसे ही लैक रिप्रेसर से आकर के अटैच हुआ तो क्या हुआ, लैक रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया, जिसके कारण वो ऑपरेटर साइड से बाइंड नहीं कर पाया। कौन बाइंड नहीं कर पाया, लैक रिप्रेसर ऑपरेटर
ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाया, जैसे ही ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा तो होगा क्या, ये जो आई जीन है ये एक्सप्रेस होने लगेगा। किस तरीके से एक्सप्रेस होने लगेगा सर, तो जो mRNA जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आई रीजन में आकर के अटैच हो जाएगा, प्रमोटर रीजन आई रीजन में आकर के आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा, जिसके कारण से mRNA का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। इस तरीके से जो इकोलाई की जो सेल है वो लैक्टोज का सॉल्यूशन का यूटिलाइजेशन करके, लैक्टोज सॉल्यूशन का यूटिलाइजेशन करके क्या कर पाता है दोस्तों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाता है। इसको अब मैं लास्ट बार समरी में बताता हूं। पहला कंडीशन आपको ये मैंने बताया, फर्स्ट कंडीशन बोला मैंने और सेकंड कंडीशन बोला मैंने। फर्स्ट कंडीशन में क्या है दोस्तों, लैक्टोज का क्या है, डेफिशिएंसी है। इकोलाई के जो सेल है, इकोलाई के जो सेल है लैक्टोज डेफिशिएंट सॉल्यूशन में उसे प्लेस किया गया है। जब इकोलाई के सेल को लैक्टोज डेफिशिएंट सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो लैक रिप्रेसर है, लैक रिप्रेसर है ना, ये किससे आकर के अटैच हो जाता है, ऑपरेटर रीजन से अटैच हो जाता है। अब ऑपरेटर रीजन से जैसे ही अटैच होता है तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की जो प्रोसेस है ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और स्टॉप होने से क्या होता है, स्टॉप होने से सर जो आरएनए पॉलीमरेज जो की फंक्शनिंग स्टॉप होने से क्या होगा कि ये लैक्टोज का यूज नहीं कर पाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा या फिर स्टॉप करेगा। इस तरीके से इकोलाई की जो सेल है ये मेटाबॉलिक लॉस होने से, मेटाबॉलिक लॉस होने से खुद को क्या कर पाता है, प्रिवेंट कर पाता है। कैसे प्रिवेंट कर पा रहा है सर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, लैक रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से आकर के अटैच हो जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पा रहा है, इसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो रही है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है और इस प्रोसेस को रिप्रेसर कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर रीजन से लैक रिप्रेसर आकर के अटैच हो जा रहा है। अब लैक रिप्रेसर क्या है, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का प्रोटीन है। क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। अब दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये कहा कि भाई दूसरी कंडीशन में सिर्फ इतनी सी बात है कि इकोलाई की जो सेल है उसको हमने क्या किया, लैक्टोज रिच सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया, लैक्टोज रिच सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया। जैसे लैक्टोज रिच सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। एलोलैक्टोज में जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है, एलोलैक्टोज में जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है, एलोलैक्टोज किससे बाइंड कर देता है, लैक रिप्रेसर से बाइंड कर देता है। रिप्रेसर है ना, लैक रिप्रेसर से एलोलैक्टोज बाइंड कर देता है। लैक रिप्रेसर एलोलैक्टोज मिल करके एक स्ट्रक्चरल चेंज का काम करते हैं। क्या करते हैं सर, लैक रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में एक चेंज आ जाता है, स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, एक चेंज आ जाता है। और स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण क्या होता है सर, स्ट्रक्चर में जैसे ही चेंज आता है तो ये ऑपरेटर रीजन से, ये ऑपरेटर रीजन से सर बाइंड नहीं कर पाता है, जो पहले कंडीशन में बाइंड कर रहा था। सेकंड कंडीशन में क्यों बाइंड नहीं कर पा रहा है, एलोलैक्टोज लैक रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर दे रहा है। अब जैसे ही बाइंड कर ले रहा है तो ये इसके लैक रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में एक चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पा रहा है। और ऑपरेटर रीजन से बाइंड ना कर पाने के कारण आरएनए पॉलीमरेज, कौन सर, आरएनए पॉलीमरेज आकर के आई रीजन से बाइंड कर पा रहा है, प्रमोटर रीजन का यूज कर पा रहा है। और आई रीजन से बाइंड करके कौन बाइंड हो रहा है सर, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है। किस रीजन से बाइंड हो रहा है सर, आरएनए पॉलीमरेज आई रीजन से। और उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है। फर्दर ऑन ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो क्या होगा सर, आई जो जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा और उसके साथ
ये लैक्टोज का यूटिलाइजेशन कर पाएगा। किसका यूटिलाइजेशन कर पाएगा? लैक्टोज के सॉल्यूशन का यूटिलाइजेशन कर पाएगा ई कोलाई की सेल, और एक बेहतर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और एक्टिविटी को परफॉर्म करके खुद की सेल में एटीपी का फॉर्मेशन कर उसे स्टोरेज करने का काम करेगा। आई बात समझ में? क्या करेगा? ये स्टोरेज करने का काम करेगा। अब बात आती है सर, ये लैकल जीन क्या है सर? ये लैक एल जीन क्या है सर? ये एक इस तरीके का लैक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्म करता है लैकल जीन? रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड कर लेता है? ऑपरेटर से, जिसके कारण से सर क्या चीज इनिबिट हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिबिट हो जाती है। तो रिप्रेसर प्रोटीन कहां से फॉर्म हो रहा है? लैक रिप्रेसर प्रोटीन लैकेल जीन से फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज है। यही कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? लैक ओपेरॉन कंसेप्ट कहा जाता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे हम एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। In the absence of inducer, the lactose, the active repressor, bind to the operator and prevent RNA polymerase from transcribing structural gene, है ना? तो आरएनए पॉलीमरेज का क्या हो जा रहा है? इनिबिशन हो जा रहा है एक्टिविटी में, जिसके कारण से ये जीन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहा है। उसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज, लैक्टोज द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विथ इंड्यूसर, है ना? इंड्यूसर के साथ इंटरेक्शन होने के साथ ये सारी प्रोसेस होती है। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, है ना? अब इसके कारण क्या हो रहा है? प्रमोटर से इंटरेक्शन होता है और आरएनए पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो इनिशिएट हो जाती है। चलो, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो तुरंत ही तत्काल से मुझे रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का समाधान जल्द से जल्द कर सकूं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो तत्काल ही मुझे मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, है ना? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। तो चलिए, अब हमें क्या करना है दोस्तों? ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अब आपको क्या करना होगा? पूरा का पूरा जो मेरा वीडियो है, अगर आपने कहीं पर भी चीजों की स्किप किया है, अगर आप एब्सेंट थे, तो वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से आप जाकर के घर में जाकर के देखिएगा। फिर उसके बाद नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं। फिलहाल में कुछ नीट के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और उसके बाद आपको कंप्लीट चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, मेरे दिए हुए नोट्स का रिवीजन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, है ना? ई कोलाई में रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, दैट इज 3' to 5' डायरेक्शन। नहीं, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पॉलीमराइजेशन 5' to 3' डायरेक्शन में ई कोलाई के सेल में होता है।
सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन। ये भी हो सकता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' एज वेल एज 3' to 5'। ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो सकता है, पूरा ही रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, द लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय द एक्शन ऑफ, है ना। ये पूछना चाह रहे हैं कि मान के चलो ये कोई कंटेनर है जिसमें हमने इकोलाई के सेल को रखा हुआ है, इकोलाई के सेल को रखा हुआ है और इसमें लैक्टोज सॉल्यूशन है या सुक्रोज सॉल्यूशन है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन को इस मेम्ब्रेन के इनवर्ड इनटेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये नहीं है, एसिटाइलेज ये भी नहीं है, क्या है, परमिएज। अभी जस्ट पहले हमने बताया था परमिएज एंजाइम होगा। अब क्या पूछा जा रहा है, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड सो। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई यूवी रेडिएशन से जब डीएनए में ये यूवी रेडिएशन को फॉल कराया जाएगा और जब इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं, तो किस तरीके का कलर अपीयर होता है डीएनए का। तो कौन सा कलर अपीयर होता है सर, ब्राइट ऑरेंज कलर अपीयर होता है। अब पूछा जा रहा है दोस्तों, इन लैकोपेरॉन जेड जीन कोड फॉर, जेड जीन लैकोपेरॉन में किस चीज को कोड करता है, तो जेड जीन क्या करता है सर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। ये जस्ट अभी हमने लैकोपेरॉन में पढ़ा। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग करेंगे, है ना। 4 क्वेश्चन का आंसर हमने लगातार किया है, एक क्वेश्चन आपके लिए हम आपका वेट करते हैं, पूरे 10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। जल्द से ही जल्द आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। तो ये बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, the coding strand in transcription unit is copied to an mRNA. The coding strand in a transcription unit is copied to an mRNA. ये भी completely true नहीं है। Split gene arrangement is characteristic of prokaryotes. ये भी correct नहीं है। In capping, methyl guanosine triphosphate is added to 3' end of hnRNA. ये भी करेक्ट नहीं है। RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी है। अब क्या पूछा जा रहा है, which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein, है ना। इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आरएनए है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं है। आरएनए ये बहुत जरूरी है। ये राइबोसोमल आरएनए है जो क्या करता है सर, अमीनो एसिड को प्रोवाइड करता है। siRNA इसकी यूज नहीं होती है। mRNA ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसक्रिप्शन का काम करेगा। tRNA ट्रांसलेशन का काम करेगा। तो 1 2 3 1 मतलब ए, सी और डी, इसका जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे जो siRNA जो होता है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, है ना। हिस्टोन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, ये चीज पूछी जा रही है। हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन अर्जिनाइन, ये सही है सर।
अब दूसरा क्या है, स्टोन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज इन साइड चैन, ये भी सही है सर। स्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ये भी सही है सर। द पीएच ऑफ स्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, अरे नहीं सर, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में स्टोन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे सर। तो ये बोला गया है, स्टेटमेंट है, द कोडॉन AUG कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनाइन। स्टेटमेंट क्या बोला गया है दोस्तों, द कोडॉन AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड एलेनाइन। स्टेटमेंट 2 है, AAA and AAG are both codons that code for common amino acid lysine, है ना। तो ये क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रिपल ए, एडेनिन 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 और एडेनिन एडेनिन ग्वानिन, ये दोनों के दोनों जो कोडॉन है, ये एक ही टाइप के अमीनो एसिड के कोड करते हैं, और वो सेम अमीनो एसिड कौन सा है सर, लाइसिन है। अब हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट है इन चीजों को फॉलो कर रहा है। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पहला स्टेटमेंट है, द AUG कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनाइन, ये जो AUG कोड है वो मिथियोनिन के लिए तो कोड करता है, लेकिन फिनाइल एलेनाइन के लिए ये कैसे कोड कर सकता है, क्योंकि भाई कोडॉन तो स्पेसिफिक होते हैं। कोडॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, AUG सिर्फ और सिर्फ एक कोडॉन को कोड करेगा, एक चीज का कोड करेगा अमीनो एसिड का, जो कि मिथियोनिन है, और दूसरे अमीनो एसिड का ये कोड नहीं फॉर्म कर सकता है, दूसरे अमीनो एसिड का वो फॉर्म नहीं कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया था जस्ट पहले इसी लेक्चर में कि भाई एक टाइप का जो कोडॉन है वो सिर्फ एक टाइप के अमीनो एसिड के लिए ही कोड कर सकता है, दूसरे अमीनो एसिड के लिए वो कोड नहीं कर सकता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये जो AUG है वो मिथियोनिन के लिए सिर्फ कोड करेगा, फिनाइलएलेनिन के लिए कोड नहीं करेगा। तो ऑप्शन जो है हमारा, स्टेटमेंट को अगर पढ़े तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारा एकदम रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो करेक्ट है हमारा। ऑप्शन को अगर मिलाए तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर सेकंड सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब क्या बोला गया है, प्यूरिन फाउंड इन DNA, प्यूरिन फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA आर। ऐसा प्यूरिन जो DNA और RNA दोनों में प्रेजेंट रहता है, तो वो कौन सा प्यूरिन है सर, एडेनिन है और ग्वानिन है, जो DNA और RNA दोनों में प्रेजेंट रहता है सर। थाइमिन जो होता है वो DNA में तो रहता है ना, लेकिन RNA में यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, और इसलिए क्या होगा सर, हमारा जो बेहतर ऑप्शन जो है वो है एडेनिन और ग्वानिन सर। अब आखिरी क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, एलिजैफिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये गलत है सर, इसकी डिस्कवरी थोड़ी ना करी थी। अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज, इसने TMV वायरस की डिस्कवरी, ये भी गलत है सर। अब क्या है, मैथ्यू, इसने क्या किया था, पीजियम सेटाइवम, ये भी गलत है सर। फ्रैंकोइस जैकब एंड मोनार्ड, इसने क्या किया था सर, लैक ओपेरम के कंसेप्ट के बारे में बताया था। किसने आप बताया था, तो मैंने आपको याद करने बोला था जैकब और मोनार्ड के बारे में।
तो इसने किस चीज के कंसेप्ट के बारे में बताया था, लैक ओपेरॉन के कंसेप्ट के बारे में बताया था। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी सबके सब क्या है, इनकरेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। तो समय समाप्त होता है, तो आज के लिए इतने ही साथियों। तो इस लेक्चर में हमने लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ा, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा और नीट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो मेरे बिहाफ में दोस्तों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका क्या काम है दोस्तों, आपका काम है कि इस चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए। लेकिन सबसे पहले अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हुआ है, लेक्चर मिस हुआ है, तो उसको पहले देखिए। जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं उसे आप नोटबुक में नोट डाउन करिए, और आप ये नोट कर रहे होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट वही जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं ना, जो डायरेक्ट नोट्स से रिलेटेड है। अगर आप नोट्स को अगर पढ़ रहे हैं, मेरे दिए गए नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो आपके एनसीईआरटी भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। साथ ही साथ दोस्तों जो भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाएंगे वो क्वेश्चंस भी आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है, वीडियो लेक्चर को आपको देखना है और साथ में नोट्स को बनाने में फोकस करना है और टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। तो मेरे बिहाफ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी और अगले लेक्चर में हम दोस्तों नए चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा सर इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे सर, हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जोहार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।